Good evening, and today we are going to discuss about a new topic called ratio and proportion. Ratio and proportion. वैसे रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, तो रेशो क्या होता है अगर हम देखें, आपने सुना होगा कि जनरली हम रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जनरली हम एक्स वाई बाई, कुछ लोग इसे ऐसे लिखते हैं रेशो को, कुछ लोग इसी को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे भी, ठीक है। रेशो होता क्या है, रेशो मैं आपको बताता हूं। आप लोगों को जो मालूम है या जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2/4 या 6/12 या 9/18, मुझे बताइए यहां रेशो क्या है। तीनों को मैं अलग अलग ट्रीट कर रहा हूं। आप लोग कहेंगे सर इट इज 1/2, यहां आप कह सकते हैं सर इट इज 1/2, इट इज ऑल्सो 1/2। तो रेशो एक्चुअल में है क्या, क्या आने वाला था आंसर, 1/2 एक्स एंड एक्स। अगर यहां मैं x की वैल्यू ले लेता हूं क्या 9, तो क्या बन जाएगा ये 9/18। अगर मैं x की वैल्यू ले लेता हूं 2, तो क्या बन जाएगा 2/4। अगर मैं x की वैल्यू ले लेता हूं 6, तो क्या बन जाएगा 6/12। तो जनरली जो रेशो को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि x का रेशो अगर हम y के साथ में दिखा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहां कोई कॉमन फैक्टर भी रहा होगा। अगर मैंने लिखा 3/2, इट मीन्स व्हाट एक्चुअली, इट मीन्स ये 3x और 2x, x से x कट गया, सिंपल सी बात। मतलब जो कॉमन फैक्टर है उनको हमने हटा दिया, और एट लास्ट हमारे पास रेशो में क्या बचता है जिसको आप फर्दर कैंसिल नहीं कर पा रहे। तो एक्चुअल में देखा जाए ना, इसे रेशो नहीं कहेंगे, रेशो बोलूंगा मैं इसे 1/2 को, रेशो बोलूंगा 1/2 को। ये जो कॉमन टर्म है इनको कैंसिल आउट करने के बाद में। और अगर मैं दो रेशो इक्वल में लिख रहा हूं, इफ आई एम राइटिंग a/b इज इक्वल टू x/y, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन। मैं क्या बोलूंगा, a और b एंड x और y सेम प्रपोर्शन में है। ये वो चीज है सबको मालूम है। रेशो मीन्स व्हाट, आप बोलेंगे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैंसिल आउट कर देते जो भी कॉमन टर्म्स होती है, और एट लास्ट हमारे पास जो फ्रैक्शन आ जाती है उसको हम बोलते रेशो, ऐसा लोग कहते हैं। और हम भी अब तक यही समझते हैं। प्रपोर्शन का क्या मतलब है, जब दो नंबर्स का हम कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों इक्वल में, तो हम क्या बोलेंगे ये क्या है, सेम प्रपोर्शन में। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर दो नंबर लिए थे, अगर मैं लिख दूं 9/18 इज इक्वल टू 2/4, देन व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, ये सेम प्रपोर्शन में है, सेम प्रपोर्शन में है, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। रेशो का क्या मतलब है, प्रपोर्शन का क्या मतलब है, ये वो बातें हैं जो हम पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एड ऑन करते हैं। चलिए थोड़ा सा एड ऑन करते हैं। क्या, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद में करेंगे क्वेश्चंस, फिर मैं आ जाऊंगा वापस पीपीटी पे, ठीक है। अब तक हमने समझा रेशो होता क्या है। अब यहां से गौर से समझना, वो सारी बातें सबको मालूम है, नया जो है वो मैं अब बताने जा रहा हूं। देखो रेशो का मैं एक दूसरा मीनिंग जो निकालता हूं, मैं कहता हूं रेशो मीन्स कंपेरिजन। रेशो मीन्स कंपेरिजन मीन्स व्हेन आई एम सेइंग ए एंड बी, इनका रेशो है 1/2, तो इसका क्या मतलब होता है, वी आर कंपेयरिंग ए एंड बी, हम ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका बड़ा सीधा सा मतलब है 2a इज इक्वल टू बी, 2a इज इक्वल टू बी। 2a मतलब a में जब आप a को जब आप डबल करोगे तब वो b के बराबर होगा, या ऐसा बोले 2a 1b के बराबर है। ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस a इज इक्वल टू बी। तो पावरफुल कौन है इसमें, पावरफुल है बी, पावरफुल है बी। चाहो तो आप यहां से देख सकते थे a प्रोपोर्शनल b 1/2,
कोई इसको लिख देता बी प्रपोर्शन ए, तो भी इसको हम लिख सकते थे 2/1, वो बात एक ही है। तो रेशो का आप एक मतलब निकालना कंपैरिजन, रेशो का एक मतलब है कंपैरिजन। दूसरा एक मीनिंग और बता रहा हूं, याद रखना, रेशो को ही हम चेंज कर सकते हैं परसेंटेज में, रेशो को ही हम चेंज कर सकते हैं परसेंटेज में। कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी देखते हैं। रेशो को परसेंटेज में ऐसे दिखाया जा सकता है कि अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरी एज और मेरे किसी स्टूडेंट की एज दोनों में डिफरेंस है, मान के चलो 1/2 का, 1/2, मेरे स्टूडेंट की एज मेरी एज की 1/2 है। इसी को मैं दूसरे लैंग्वेज में क्या लिख सकता हूं कि मेरे स्टूडेंट की एज मेरी एज की 50% है। यस, आई कैन राइट। अगर ये 1/3 होता तो मैं इसको भी चेंज कर सकता था परसेंटेज में, क्या आ जाता 33.33%। तो रेशो को ही हम चेंज कर सकते हैं किसमें, परसेंटेज में। तो याद रखना ये दोनों कोरिलेटेड है। अगर आपने रेशो को बहुत अच्छे से सीख लिया तो फिर ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम सीखते हैं कुछ नया, ये सारी बातें वो जो हमें मालूम है। अब देखिए, तो रेशो में क्या होता है, अगर हमने ले लिया एक्स वाई, इसको हम बोल रहे हैं रेशो, और इसी को लिखने का एक तरीका हो सकता था एक्स वाई, देखो एक हम इक्वल लगा सकते हैं, ये तरीका है, और एक और साइन होता है, याद रखना, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2/3। ये किसको दिखा रहा है, याद रखिए ये दिखाता है रेशो को। प्रोपोर्शन की बात करूं, x/y इज इक्वल टू a/b, ये भी आपको मैंने बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब जो गौर करने वाली है तो वो समझो। अगर मैं लिखता हूं, यहां से गौर से समझना, अगर मैं लिखता हूं कि कोई नंबर है या फिर कोई रेशो मैंने दिया 3/11, एक नंबर ले लेता हूं 4200, 4200 एक अमाउंट है या किसी चीज की कोई क्वांटिटी है, और मैं आपसे कहता हूं कि इस क्वांटिटी को 3:11 में डिवाइड करिए, इस क्वांटिटी को 3:11 में डिवाइड करिए। तो हम क्या कर सकते हैं, जो जनरल ट्रेडिशनल मेथड होता है वो क्या होता है, मैं वो आपको बता दूं। जनरल मेथड ये कहता है कि आपने रेशो लिया है, जनरल मेथड बता रहा हूं, ए भी गिवन था 3/11 सपोज, ठीक, 4200 क्या दिया है टोटल, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 3x और 11x। रेशो जनरली क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स को हम कट कर देते हैं, तो 3x एंड 11x मुझे दिया है 4200, और इसे मुझे इस पोर्शन में डिवाइड करना है। मीन्स व्हाट, आई कैन राइट 3x प्लस 11x इज इक्वल टू 4200, मीन्स 14x इज इक्वल टू 4200, मीन्स x इज इक्वल टू 4200 डिवाइडेड बाई 14। यहाँ तक ठीक है, और यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ गया 300। 300 वैल्यू किसकी आ गई है, x की। अगर x की वैल्यू 300 है तो a की वैल्यू मैंने क्या बताई थी 3x, तो a की वैल्यू 3x है, मतलब ये क्या हो गया 900, और b की वैल्यू क्या है 11x, मतलब 3300। ये देखिए ये दो पोर्शन में मैंने डिवाइड कर दिया इस अमाउंट को। 4200 इज नाउ डिवाइडेड इनटू 900 एंड 3300। क्यों किया इन दो पार्ट्स में डिवाइड, क्योंकि आपने कहा था इस रेशो में आप डिवाइड करिए। ये हो गया एक ट्रेडिशनल तरीका, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं आपको एक दूसरे तरीके से सिखाने वाला हूँ। ये दुनिया को मालूम है, ये वो बातें हैं, ये सारी बातें वो हैं जो सब जानते हैं। हमें कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा जो हमारा टाइम बचाए। ये क्या मेथड है, इसमें कितना टाइम लगता है, ये आपने देख लिया पूरा प्रोसीजर। पहले ये बताइए यहाँ तक बात समझ में आई, फिर आपको कुछ ऑब्जर्वेशन सिखाता हूँ, कुछ ऑब्जर्वेशन सिखाता हूँ। यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए बढ़िया है। अब सुनिए, यहां से कान आंख सब खोल लेना। मेरी x की वैल्यू आई थी 300 और उस बेसिस पे मैंने आंसर निकाल लिया 3x मतलब 900। x की वैल्यू थी 300, 11x कर लिया तो 3300। आप मुझे ये बताओ, जैसा कि मैं आपको सिखा चुका हूं कि a बाई बी क्या होगा 3x और 11x। x की वैल्यू 300 आती या 400 आती या 500 आती या जो भी आती, ठीक, बट एट लास्ट a की जो भी वैल्यू होती वो क्या होती, उस वैल्यू के साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन। मतलब मैं कह सकता हूं
कि A कोई ऐसा नंबर होगा जो कि 3 का मल्टीपल होगा, A एक ऐसा नंबर होगा जो कि 3 का मल्टीपल होगा, B एक ऐसा नंबर होगा जो कि 11 का मल्टीपल होगा। बात समझ में आई? मतलब यह है कि मान के चलो ऑप्शंस कुछ ऐसे दिए होते, ऑप्शन ए 900 एंड 3300, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया होता, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है, 1000 एंड 4200, ऑप्शन सी 1200 एंड 4000, एंड ऑप्शन डी 3300 900। अगर ऐसे ऑप्शन दिए होते तो मुझे भी मालूम है कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी कोई ना कोई इंटीजर। 90% केसेस में x की वैल्यू होगी कोई ना कोई इंटीजर। तो a अपॉन b निकालने के लिए अगर मैं 3x कर रहा हूं, b निकालने के लिए अगर 11x कर रहा हूं, और मुझे मालूम है x क्या है, कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू ही है, तो वो तो आपस में कैंसिल भी हो सकती है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो a है वो 3 का मल्टीपल है और b 11 का मल्टीपल है। इसमें चेक कर लो, 3 का मल्टीपल हो क्या तुम? यस। तुम 11 की मल्टीपल हो क्या? ठीक है, ये सही है। क्या आप 3 के मल्टीपल है? नहीं है, गलत। पहला वाला, क्या आप 3 के मल्टीपल है? बोल रहा है हाँ हूं, 1200। ओके, आप 11 के मल्टीपल है क्या? नहीं है, ये गलत। आप 3 के मल्टीपल है? बोल रहा है हूं। आप 11 के हैं क्या? नहीं है, तो ये भी गलत। मैं यहीं से पहचान लेता, क्योंकि जो भी नंबर आएगा वो किसका मल्टीपल होगा, यहाँ 3 का मल्टीपल होगा या 11 का मल्टीपल होगा। लेकिन ये कब लगेगा? जब x क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि x की वैल्यू इंटीजर है या नहीं? वो भी बड़ा सिंपल तरीका है। आपको जो टोटल अमाउंट दिया गया है 4200, या मान के चलो कोई और अमाउंट दिया होता, और अगर ये अमाउंट डिविजिबल है किससे? आपको वो जो रेशो है ना 3/11, इन दोनों को टोटल कर दो, 3 + 11। अगर ये इससे डिविजिबल है, अगर ये 14 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये डिविजिबल है तो x आपका इंटीजर ही आएगा। x इंटीजर आएगा तो a और b क्या होंगे? उस इंटीजर के मल्टीपल। ये 3 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल। मल्टीपल तो बाद में इंटू करूंगा मैं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जो भी करेक्ट आंसर है, a 3 का मल्टीपल होगा और b 11 का। यहां तक बात समझ में आई है? तो हम आगे बढ़ते हैं। 2 रेशो मुझे दिए गए हैं अभी, पहले रेशो का करते हैं। AB 2/3, BC 4:5, ये 4:5 है, ठीक है। या ऐसे दिया होता, एक ही बात है भाई, कंफ्यूज नहीं होना। A 2/3 एंड BC दिया है 4/5। कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा, जैसे कि B कॉमन है। अब हमसे पूछ सकता है, चाहे ये दिया हो या ये दिया हो, एक ही बात है, ये या ये, एक ही क्वेश्चन है। और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए A proportion to B to C will be what, ये क्या होगा? ये हमसे पूछा गया है। तो देखो जनरली लोग कैसे करते हैं, वो ये कहते हैं कि देखो इसमें कॉमन क्या है, बोलते B कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है? B, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि ये जो कॉमन पार्ट है B, यहां पर B की वैल्यू क्या दी गई है? 3, यहां पे क्या दी गई है? 4। वो कहते हैं एक काम करता हूं, मैं B की जो कि कॉमन नंबर है वैल्यू को सेम कर लेता हूं। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड, उसमें एक फैक्टर को सेम करते थे, वही है। तो क्या करना चाह रहा है ये कह रहा है कि यहां इन दोनों में मैं इंटू कर दूं किससे? 4 से। अगर मैं इंटू कर दूं 4 से, ठीक है। यहां B की वैल्यू 3, अगर यहां इंटू कर दूं मैं 3 से, तो क्या हो जाएगा? तो ये होगा कि A raised to B will become 4 का इंटू दोनों में कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। ये हो जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा? 12। यहां क्या हो जाएगा? B रेशो C इज इक्वल टू वॉट? 3 का होगा 4 के साथ में, तो ये हो गया 12 और ये हो गया यहाँ पे 15। तो ये निकल आया A B C विल बी वॉट? A B एंड C इज इक्वल टू 8, 12 और ये 15। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। फिर से सुन लो, कोई अगर सोच रहा हो कि सर हमने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया या 4 का मल्टीप्लाई क्यों किया, तो फिर बता दूं,
यहाँ b की वैल्यू क्या है 3, इसलिए नीचे वाले दोनों नंबर से मैंने 3 का मल्टीप्लीकेशन किया, क्योंकि इस b के साथ जब 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या बन जाएगा ये 12, और यहाँ b की वैल्यू क्या है 4, तो इस 4 का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों में किया ताकि ये वाला b भी क्या बन जाए 12, सेम सेम बन जाए, दोनों इक्वल इक्वल बन जाए, इसलिए किया था। तो ये क्या बन गया ऐसे, और यहाँ से ABC निकल आई ये वैल्यू। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। क्या ये आपको समझ में आया? मैंने आपको बताया मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड भी सिखाऊंगा और जो ट्रिक है वो भी सिखाऊंगा। पहले कंफर्म करो ये समझ में आ गया क्या? प्लीज कंफर्म। अरे मैं याद दिला रहा हूं कि एलिमिनेशन वाले हमें एलिमिनेट नहीं करना है कुछ, एलिमिनेशन वाले मेथड में जैसे हम दोनों नंबर को सेम बनाने थे वैसे हमें सेम बनाना है, एलिमिनेट करने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अभी हमें क्या दिया है, a रेशो b इज इक्वल टू 2:3। ठीक है, यही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से आपने ट्रेडिशनल मेथड से निकालना सीख लिया, ट्रेडिशनल मेथड से निकालना सीख लिया। अब क्या कर सकते हैं वो देखो, एक तरीका आपको ये लगाना, ये सीखो। क्या करिए, आपसे पूछा है ABC बताइए, आपसे पूछा है A, B और C बताइए। ठीक है, पहले क्या दिया है A और B, यहां पर लिख दो A और B, गौर से देखना A B लिख दिया। और क्या दिया है B और C, ये है B और C। पहले क्या दिया है A और B, और यहां से क्या दिया है B और C। ठीक, अच्छा ABC में यहां क्या मिसिंग है, जो भी मिसिंग है इस वाले नंबर को ही रिपीट कर दो, जो किनारे पे नंबर है उसी को रिपीट कर दिया। यहां किनारे पे कौन है ये, तो हमने इसको रिपीट कर दिया ऐसे। ये रिपीटेड नंबर है, मैंने खुद लिखे हैं, थे नहीं। अब आप जरा इन्हीं को सॉल्व कर दो, 2 × 4, 3 × 4, 3 × 5, एक तरीका ये है, वही आ गया। A और B हमको दिया था, हमने इसको लास्ट वाले को रिपीट कर दिया। यहां B और C दिया था, इसे हमने रिपीट कर दिया। इन दोनों के बीच में क्या लगाया है, मल्टीप्लीकेशन। 2 4 8, 3 4 12, 3 5 15। अब जो सिखा रहा हूं अब उसे गौर से सीखो, फिर काम की बात। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा कुछ, इससे गौर करना। देखिए रेशो प्रपोर्शन हो या आगे चल के कोई और कॉन्सेप्ट, ये बात याद रखना कि अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं 2 × 3 × 4 और आगे रिजल्टेंट जो भी नंबर आ रहा है, मैं भी डिजिट सम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिजल्टेंट जो भी नंबर आने वाला है। ठीक है, मान के चलो आ गया 24। ठीक, अब ये जो 24 है वो डिविजिबल किस किस से होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। 2 कहां जाएगा, इसी के अंदर है, कहीं मल्टीप्लाई होके आया है। 24 इसी के मल्टीप्लिकेशन से बना है कहीं ना कहीं, तो 2 कहां होगा, इसी के अंदर होगा कहीं ना कहीं। ये 3 भी कहां होगा, इसके अंदर होगा कहीं ना कहीं। 4 भी कहां होगा, इसके अंदर होगा। अंदर होगा मीन्स ये डिविजिबल है, इन तीनों से डिविजिबल है। इसका ये मतलब हुआ कि जब रेशो वाले क्वेश्चंस में भी कभी दिया जाएगा ना कि 3:4, 3:4, तो x आपको जो भी आएगा, पहला वाला नंबर किसका डिविजिबल होगा, किससे होगा, 3 से, और दूसरा वाला किससे होगा, 4 से। ऑप्शंस में जो भी दिया वो कौन है, 3 का मल्टीपल होगा, मतलब 3 से डिविजिबल हो सकता है। और जो इसके लिए वैल्यू दी होगी, मान के चलो मैं इनको AYB लिख देता हूं, तो B की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4 के मल्टीपल से बनी है, 4 के मल्टीप्लिकेशन से बनी है, मतलब ऑप्शन में जो B की वैल्यू है वो 4 से डिविजिबल होगी। ठीक, तो याद रखो जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं जो रिजल्टेंट नंबर बनता है वो नंबर 200% इन नंबर से जिनके मल्टीप्लिकेशन से वो बन रहा है उनसे डिविजिबल तो होगा ही होगा, ये बात तो कोई झुठला नहीं सकता। इसी का दूसरा रूप में बताऊं, मान के चलिए आप कभी मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर रहे हैं, सुनना, सपोज 2 × 6 × 7 डिवाइडेड बाई, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग
21 21। कुछ आपने ऐसी कैलकुलेशन की, तब आपका जो भी आंसर आएगा, अब उस आंसर के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि वो आंसर 2 का मल्टीपल होगा, 6 का भी होगा और 7 का भी होगा। क्यों? क्योंकि नीचे जो नंबर है ना, ये एक्चुअली क्या लिखा है, 7/3 लिखा है। ये 7 और 7 तो कैंसिल हो गए आपस में। मतलब ये ऐसा नंबर जो नीचे के किसी नंबर से कैंसिल हो रहा हो, उसे ऑप्शन में कभी मत ढूंढना। जैसे 2 3 4 लिखा था, ये लिखा था 2 3 4, 2 3 एंड 4 इज इक्वल टू आ गया 24। लेकिन मान के चलिए नीचे कोई एक ऐसा नंबर लिखा है 4 लिखा है, तो 4 से 4 ये कैंसिल हो रहा हो, तो अब ये 4 का मल्टीपल नहीं होगा। जो भी रिजल्टेंट आएगा 6 क्या मल्टीपल है 4 से? नहीं, 4 तो कैंसिल आउट हो गया। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपके पास नंबर्स लिखे हों, आप दूसरी तरफ जब भी मल्टीपल बोलो कि ये 2 का मल्टीपल होगा, ये 3 का होगा, ये 4 का होगा, खुशी से बोलो। लेकिन ध्यान रखो, ये जो नंबर हैं उनमें से कोई एक आध नीचे के नंबर से कट तो नहीं गया। अगर वो कट गया है तो उसके बारे में मत बोलना। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, फिर आपको और बेहतर समझ में आएगा। लेकिन यहां तक बात समझ में आ रही तो मुझे कंफर्म करो, फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। एक इसका एग्जाम्पल दे देता हूं। एक यूनिटरी मेथड है, लोगों की जुबान पे बड़ा पॉपुलर रहता है कुछ भी नहीं। कहने का ये मतलब है कि अगर ए आर्टिकल्स की वैल्यू बी है, अगर ए आर्टिकल्स, या फिर ऐसे बोले अगर ए यूनिट बी के बराबर है। यूनिट का मतलब है कोई आर्टिकल्स, कार ले लो, बस ले लो, पेन ले लो, कुछ भी। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि 4 पेन 20 रुपए के बराबर है, ऐसे समझ लो, ठीक है। या फिर 3 पेन 18 रुपए के बराबर है। तो वही कहने का मतलब है कि अगर ए आर्टिकल्स या फिर ए ऑब्जेक्ट्स बी के बराबर है, या फिर ए यूनिट बी के बराबर है, तो सी यूनिट की वैल्यू क्या होगी? किसे नहीं मालूम भाई? सी यूनिट की वैल्यू होगी बी सी डिवाइडेड बाई ए। ठीक, कैसे निकाला ये आपको मालूम है, बचपन से आप करते आ रहे हो। यूनिटरी मेथड का क्या मतलब है कि ए यूनिट बी के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर होगी बी बाई ए के, सी यूनिट बराबर होंगी बी सी डिवाइडेड बाई ए के। ये हमें मालूम है, ये याद रखना। जैसे कि मैं बोलूं कि 4 पेन या फिर पेंसिल या बॉक्स 110 रुपए के हैं, तो 9 पेन या पेंसिल कितने के होंगे? 9 कितने के होंगे? तो क्या आंसर दोगे आप? 110 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 1 का, इंटू हो गया 9। अब ये ऐसी कैलकुलेशन आ गई, अगर आप गौर से देखोगे तो क्या है ये, जो भी आंसर आएगा, मान के चलो ये ऑप्शंस दिए होते कुछ, जस्ट फॉर एग्जांपल यहां कोई ऑप्शन दिए होते, तो क्या मैं ऐसा कह देता कि जो भी ऑप्शन होगा वो, जो भी ऑप्शन होगा, अब देखो 110 डिवाइडेड बाई 4, गौर से समझना, फिर कह रहा हूं, ये देखा जाए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 110 को कैसे लिख सकते हैं? 55 इंटू 2 इंटू 9, और नीचे क्या है ये 4, मतलब 2 इंटू 2, तो कैंसिल ही हो गया यहां से। देखना जरा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे बचा 2। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता था कि 11 का मल्टीपल होगा जो भी होगा आंसर। क्यों कह पाया मैं? क्योंकि मुझे मालूम है 4 11 को कैंसिल नहीं करता, 4 9 को कैंसिल नहीं करता। तो जो भी ऑप्शन आएगा वो क्या होगा? 11 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। चलो हम क्वेश्चन लेते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जो भी आंसर होगा दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 11 एंड 9, 11 एंड 9, ये मतलब है इसका, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, यहां तक आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 1, इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c, ये रेशो नहीं दिया है, ये आपस में रिलेशन है ए और बी का। 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c, देन व्हाट इज abc, ये हमसे पूछा है। देखो एक तरीका इसका क्या होता है, तरीका नंबर 1 कि एलसीएम निकालो, इनका एलसीएम निकालो।
3 दूना 6 पंजे 30, एलसीएम क्या आ गया 30, मैंने निकाल लिया एलसीएम। अगर एलसीएम 30 है, गौर से देखना, अब मैं डिवाइड करता जाता हूँ, ए के केस में 2 से तो 15, बी के केस में 3 से तो 10, सी के केस में 5 से तो क्या आ जाएगा 6, 15, 10 और 6। मेथड नंबर 1, यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये आएगा आंसर। ये तरीका नंबर 1 है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, जब यू रिलेशन दिया होता है वो एलसीएम निकालते हैं और ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। यहां तक बात समझ में आई? तरीका नंबर 2, हमें दिया है ए बी इज इक्वल टू वॉट, ए बी इज इक्वल टू क्या दिया है 3/2। याद है ना, ये रिलेशन में है, ए को और बी को जब मैं एक तरफ ले जाऊंगा तो 3 और 2 भी दूसरी तरफ हो जाएंगे, सो 3/2। ये उलट जाता है, याद रखना, ए बी इज इक्वल टू 3/2, ये ऐसा हो गया, ठीक है। और हमें क्या दिया है बी सी, बी सी क्या दिया हुआ है, इट इज 5/3। ये दोनों भी आपस में पलट गए। तो दूसरा बच्चे इसको कैसे सॉल्व कर सकता है, वो इस बी को, क्योंकि बी कॉमन है, इस बी को यहां पर कॉमन करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा, इस वाले बी का मल्टीप्लिकेशन करेगा इस फ्रैक्शन में, मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेगा, और इस वाले बी का मल्टीप्लिकेशन करेगा इसमें, मतलब इसे 2 से करेगा। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, ये बन गया 15 और 10, यहां ये क्या बन जाएगा 10 और 6। इसी को आप लिखेंगे तो कैसे लिख पाएंगे 15, 10 और ये 6। ये हो गया मेथड नंबर 2, 2 मेथड, ये समझ में आ गया। और एक मेथड बताता हूं, ठीक। अब मेथड नंबर 3, आप क्या करो, ये ए है, लिखिए ए बी और सी। देखो ए के पास क्या है 2, इस 2 को छोड़ के बाकी दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या हो गया 15। बी के पास क्या है 3, इसको छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 और 2 ये हो गया 10। सी के पास क्या है 5, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 2 6, ये आ गया 15, 10, 6, ऑप्शन डी। ये मेथड नंबर 3, 15, 10, 6। चलिए तरीका नंबर 4, इसी को करने का एक और तरीका हो सकता था, जब आपको ऑलरेडी दे रखा है 2a इज इक्वल टू 3b, 2a इज इक्वल टू 3b, ये मेथड नंबर 4 सिखा रहा हूं, ठीक है। तो आप क्या वैल्यू को सेटिस्फाई करा के नहीं देख सकते थे, ऑप्शन से वैल्यू लेते, a की जगह 2 रखने पर और b की जगह 3 रखने पर किस ऑप्शन में बराबर आ रहा है। अगर मैं 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 कर दूं तो ये तो गलत है। 2 की जगह 5 बोले तो 10 और ये हो गया 9, ये भी गलत है। 6 2 जा 12 एंड 30, ये भी गलत है। 15 दूनी 30 और 10 ये 30, ये सही है। ये मेथड नंबर हो गया 4, ये है 4। एक और मेथड बताता हूं, मेथड नंबर 5, एक और तरीका हो सकता था इसको सॉल्व करने का। यार अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या सिखाया था कि a और b का रेशो अगर आपको पता हो, अगर 2a इज इक्वल टू 3 भी दिया है तो a b का रेशो आपस में क्या हुआ 3/2। आप मुझे बताइए किस ऑप्शन में इन दोनों का रेशो 3/2 है, क्या ये है, गलत। ये 3/2 में है, नहीं। क्या ये 3/2 में है, नहीं। क्या ये दोनों 3/2 में है, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर मैं होता तो इन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज नहीं करता, मैं या तो चौथा नंबर का मेथड लगाता या 5वें नंबर का मेथड लगाता, मैं इनमें से कोई एक मेथड लगाता। क्योंकि अब बात को समझिए, जब मेरा आंसर 5 सेकंड में आ सकता है तो मैं इतना टाइम वेस्ट क्यों करूं। बात आंसर देने की नहीं है, बात यह है कि जो जवाब 5 सेकंड के अंदर दिया जा सकता है उसमें 15 सेकंड 20 सेकंड क्यों लगाने, क्यों जाना है मुझे ऐसे। मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा ये, बिकॉज आई नो दिस प्रॉपर्टी। मैंने आपको प्रोबेबली सारे मेथड बताने की कोशिश की जो जो मुझे समझ में आए। एक तरीका एलसीएम का हो सकता था, दूसरा तरीका
जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो कॉमन वाला फैक्टर है उसको हम क्या करते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तीसरा, जो मिसिंग फैक्टर रहता है उनकी हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ए के पास क्या नहीं है, 3 और 5, तुमने 3 5 का कर दिया। बी के पास क्या नहीं है, 5 और 2, तुमने उसका कर दिया। सी के पास क्या नहीं है, 2 और 3, हमने ये कर दिया। एक तरीका मैंने ये भी बताया कि 2a = 3 भी आप वैल्यू सेटिस्फाई करा लो। और एक तरीका जो मैं आपको सिखा रहा हूं इतनी देर से कि रेशो में जो भी ऑप्शन होगा वो आपस में क्या होंगे, रेशो में होंगे। यहां तक बात समझ में आई है तो मुझे कंफर्म करो, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। बताइए, दिस 6a = 11b = 7c, फाइंड द वैल्यू ऑफ abc। 6a = 11b, a/b मुझे रिलेशन दिया हुआ है 11/6, 11/6। बस देखो क्या ये मतलब पहला नंबर 11 से डिविजिबल है, दूसरा वाला 6 से है, यस ठीक है। क्या ये 11 से डिविजिबल है, ये 6 से डिविजिबल है, आप बोलेंगे यस, मैंने कह दिया ठीक है। क्या ये 11 से डिविजिबल है, नो। क्या ये 11 से डिविजिबल है, नो। अब इन दोनों में आ जाते हैं, गौर से समझना। ये क्या दिया है हमें, इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट दिया है। मतलब ये है, अगर मैं बोलूं ये डिविजिबल है 11 से, कितनी बार गया, 6 टाइम, ओके। ये किससे डिविजिबल है, 6 से, ये कितनी बार चला गया, तो ये 6 से जाएगा कितनी बार, 7 टाइम्स। अच्छा, ये कितनी बार जा रहा है, फिर से देखना, ये 7 टाइम, और ये कितनी बार जा रहा है, 7 टाइम। इक्वलिटी वाला रिलेशन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट एक्चुअली, 7 = 7। अरे आप चाहो तो सेटिस्फाई करा के देख लो, इन वैल्यूज को पुट करके देख लो। ए की जगह 66, बी की जगह 42 इसमें रख के देखो, फिर ए की जगह 77, बी की जगह 42 इसे रख के देखो। ये इक्वलिटी वाला है तो यहां पर भी इक्वलिटी आनी चाहिए, ये याद रखना। कैसे करना है, फिर से वही बात, ए और बी 3/4 रेशो में होंगे, मुझे तो ये पता है 3/4 में। क्या आप 3/4 में हैं, ये बोल रहा है यस। ए और बी को देख रहा हूं अभी मैं केवल, क्या आप 3/4 में हैं, आप 3/4 में हैं, आप 3/4 में हैं, नहीं, यहीं से दिख रहा है ए, ये भी हो सकता था। एक और मेथड, एक और अप्रोच है, लोग लगाते हैं कई बार। क्या पूछा है, ए बी सी और डी, ठीक है। ए बी क्या दिया है, 3 4, बी सी क्या दिया है, 8 और 10, सी डी क्या दिया हुआ है, सी और डी 15 17। ये जो कॉर्नर वाला नंबर है इसी को रिपीट कर देंगे। इसमें कॉर्नर का कौन है, यहाँ है 8 और इस तरफ से कौन है 10, यहाँ कौन है 15 और 15। आप इन सब के मल्टीप्लिकेशन लिखते जाओ, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा आप उसको फर्दर सॉल्व करोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा 9 12 15 एंड 17। जब आप इसको इनटू करने के बाद फर्दर सॉल्व करोगे तो ये ऑप्शन आएगा गारंटीड। बट फिर वही बात, हमें यहाँ टाइम वेस्ट करना क्यों है, जो जवाब 5 सेकंड में आता है 15 सेकंड देना क्यों है, तो ये हो गया। बात समझ में आई। इफ ए बी इज 1:2, बी सी 3:4, सी डी 2:3 एंड डी इज 3:4, ए बी बी सी सी डी एंड डी, व्हाट इज ए बी सी डी ई, निकालिए। वही ए बी 1:2 किसमें, 1:2 है क्या, नहीं, 1:2 है, 1:2 नहीं है, 1:2 नहीं है, बी सही। देखिए इस सवाल को यहाँ देने का पर्पस ऐसे और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाना नहीं है। यहाँ मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूँ, वो और सीखिए, गौर करिएगा। तो यहाँ ऑप्शंस में जो भी नंबर्स दिए गए हैं वो सारे के सारे नंबर्स सेम हैं, बस ऑर्डर आगे पीछे कर दिया है। आप अगर चेक करो 3 8 6 12 16, इसमें भी आपको मिल जाएगा 3 8 6 12 16, 3 8 6 12 16, 3 8 6 12 16, मतलब नंबर वही है, बस उनको आगे पीछे कर दिया है। रेशो वाले केस में अगर इस टाइप के ऑप्शंस आपको दिए हों जिसमें नंबर सेम है, बस उनको आगे पीछे अरेंज कर दिया है, तो उसका आंसर देना और भी आसान है। वैसे तो आपने ऐसे सॉल्व किया, ये अप्रोच गलत नहीं है, मैं भी ये अप्रोच लगाता, बट एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए यहां हमसे पूछा था ए बी सी डी
और ई। जब भी ऑप्शंस में जो नंबर्स दिए गए हो वो सेम हो, तब आपको यही एक रिलेशन बना लेना चाहिए। कैसा रिलेशन? ये सेम है, ओके। यहां दिया है A/B इज 1/2। A/B इज 1/2, मतलब A और B में कौन बड़ा है आप मुझे बताइए। मैं कह सकता हूं B बड़ा है। B और C का रेशो है 3/4। B और C में कौन बड़ा है? C बड़ा है। C और D कौन बड़ा है? देखो C 2 है, D 3, तो ये बड़ा है। D और E में कौन है? 3 और 4, मतलब D छोटा है, E बड़ा है। तो कुछ ऐसा ऑर्डर बन रहा है मेरा यहां पर, ठीक। ऑप्शंस वो सही होगा जिसमें नंबर इसी ऑर्डर में लगे होंगे। A सबसे छोटा, B उससे बड़ा, C उससे बड़ा, D उससे बड़ा, E उससे भी बड़ा। ये सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। बाकी सब में आप देखेंगे ये चीज फॉलो नहीं हो रही, ये ऑर्डर टूट गया। तो ये बात याद रखना, जब आपको सब नंबर सेम दिए हो तब एक अप्रोच आपके पास ये भी हो सकती है। बात समझ में आई हो तो वाई टाइप करें प्लीज, ठीक है। यहां तक क्लियर है? एक ये रहा क्वेश्चन। इसमें देखो थोड़े से अलग अलग हैं, इसमें सेम नहीं दिए, इसमें अलग अलग हैं। बट मुझे बताइए वो अप्रोच नहीं लगेगी, लेकिन इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, विच वन इज करेक्ट? टेल मी। देखिए यहां से दिख रहा है 1 2 किस किस के बीच में है? ये तो हो नहीं सकता, ये 1 2 है, ये भी 1 2 नहीं है। अब बात आ रही है बी और डी में से कोई है सही, तो आप किसी और को ले लो। बी और सी को चेक करके देख लो, यहाँ बी और सी को चेक करके देख लो, यहाँ बी और सी को चेक करके देख लो। 3/4 कहाँ से मिल रहा है? ये 3/4 है, ये तो नहीं है 3/4। डी इज करेक्ट।